everyone. Today we'll be covering chapter consumption from economics. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होता है, काइंड क्या होते हैं कंजम्पशन की, फिर हम ईगल्स के लॉ पढ़ेंगे, हम लॉज पढ़ेंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के। तो सबसे पहले हम आते हैं कंजम्पशन क्या होती है। कंजम्पशन का मतलब होता है हम अपनी वांट को सेटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली हमारी वांट्स कैसे अराइज होती हैं, मतलब हमें अगर कोई भी नीड है, हमारी कोई भी वांट है, हम कुछ भी खाएंगे या हम कुछ भी कंज्यूम करेंगे, किसी भी वे में, ज़रूरी नहीं खाना, हम कुछ भी यूज़ करेंगे या कंज्यूम करेंगे, तो उसका मतलब है कि हम उससे अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। इट इम्प्लाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटीज विद अ फ्यू टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। अब जैसे कि हमारे पास कोई एप्पल था, हमने एप्पल को कंज्यूम करा, तो हमने एप्पल को डिस्ट्रॉय करा, मतलब उसकी यूटिलिटी को डिस्ट्रॉय करा, तो हमारी नीड सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब है ये कंजम्पशन है। पर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी का मतलब सिर्फ मियर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी विल नॉट मीन कंजम्पशन। मतलब अगर एप्पल सपोज किसी व्हीकल के नीचे आके क्रश हो जाता है, या एप्पल वैसे रॉट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई उसकी यूटिलिटी, तो उसका मतलब हम उसको कंजम्पशन में नहीं गिनेंगे, बिकॉज कंजम्पशन का मतलब होता है हमारी वांट सेटिस्फाई हो। जब तक यूटिलिटी के डिस्ट्रक्शन के साथ हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तब तक वो कंजम्पशन नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है पर वांट सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो कंजम्पशन नहीं है। डिस्ट्रक्शन के साथ वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ही वो कंजम्पशन है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हाउस है, इफ़ अ हाउस कैचेस फायर, तो उसका मतलब है कि उसकी डिस्ट्रक्शन तो खराब, मतलब उसकी यूटिलिटी की डिस्ट्रक्शन हो गई है, बट हमारी तो कोई नीड नहीं सेटिस्फाई हुई, या हमारी तो कोई वांट नहीं सेटिस्फाई हुई, तो इसका मतलब है कि वो कंजम्पशन नहीं है। अब ईटिंग अ ब्रेड, वियरिंग क्लोथ्स, ये कंजम्पशन है, क्योंकि इससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है। अब एक इकोनॉमिस्ट थे एली, उनका डेफिनेशन है कि कंजम्पशन का मतलब होता है यूज ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड पर्सनल सर्विसेज इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। तो कंजम्पशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर सेटिस्फैक्शन। इफ द satisfaction of wants is not done, then we cannot say that the destruction of utility is consumption. डिस्ट्रक्शन के साथ जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, हम कंजम्पशन नहीं कहेंगे। अब हमारे पास कंजम्पशन की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्लो एंड क्विक। स्लो का मतलब होता है जब वो स्लोली एंड करेगी, और क्विक का मतलब होता है जब वो क्विकली एंड करेगी। तो कंजम्पशन है ना, अब जैसे कि स्लोली का मतलब होता है जो चीज़ हम धीरे धीरे खा सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को कंज्यूम करें जो, मतलब अब जैसे पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जैसे कि फ्रेश फूड्स हैं, वेजिटेबल्स है, या मतलब कुछ भी कुक्ड चीज़ें भी कभी कभी पेरिशेबल होती है जो जल्दी, एग्स हैं, जो चीज़ें इनकी एक मतलब जैसे सेट पीरियड ऑफ टाइम है कि 2 दिन 3 दिन तक वो ख़राब हो जाएंगे, उस चीज़ को हम कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। और इनकी कंजम्पशन क्विक होती है, क्योंकि हम इन्हें जल्दी खा लेते हैं ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले। पर जो चीज़ें जैसे कि टेबल है, चेयर है, मतलब ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, ये ड्यूरेबल है, इसलिए इनकी कंजम्पशन स्लो है। फिर हम आते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंजम्पशन पे। डायरेक्ट कंजम्पशन का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर कंज्यूम डायरेक्टली, मतलब उनके ओरिजिनल फॉर्म में हम उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन। अगर हम उसको जैसे कि किसी और चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट कंजम्पशन। जैसे कि अगर हम लोग कोई रॉ मटेरियल है, अगर हम लोग बार्क ऑफ वुड यूज़ कर रहे हैं, ट्री के लीव्स यूज़ कर रहे हैं, हम उससे कुछ और बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं, तो फिर वो इनडायरेक्ट कंजम्पशन होगी। अब हम आते हैं प्रेजेंट और पोस्टपोन कंजम्पशन पे। तो व्हेन द यूज ऑफ वेल्थ इज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द करेंट नीड्स, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंजम्पशन। अब जैसे हमें भूख लगी थी, हमने एप्पल खा लिया, बट अगर हम वेल्थ यूज़ करेंगे फॉर फ्यूचर वांट्स के लिए, तो हम उसको कहेंगे पोस्टपोन कंजम्पशन। नाउ फॉर एग्जांपल, जब हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब हम राशन लेने जाते हैं, तो हम लोग बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। सो वी डू नॉट कंज्यूम ऑल ऑफ दोज थिंग्स ऑन अ वेरी सेम डे, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कल भी भूख लगेगी, हमें परसों भी भूख लगेगी, हमारी फ्यूचर वांट्स हैं, हमें पता है। तो इसलिए हम उसके लिए पोस्टपोन कंजम्पशन के लिए हम जो चीज़ें, मतलब जो हम वेल्थ यूज़ करते हैं फ्यूचर वांट्स के लिए, उसको हम कहते हैं पोस्टपोन कंजम्पशन। अब
यहाँ पे क्विक कंजम्पशन में देखो आप, जैसे कि पानी पीना। इनडायरेक्ट कंजम्पशन में देखो, जैसे कि बफलोज या कैटल्स को यूज करना, फार्मिंग में यूज करना। अब हम आते हैं वेस्टफुल। अब वेस्टफुल में देखो आप, हाउस को फायर लग रही है। तो बेसिकली वेस्टफुल कंजम्पशन एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं इसे कंजम्पशन में नहीं गिनना चाहिए, बट कई कहते हैं इसे गिनना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी कोई वांट फुलफिल नहीं होती है। अब जैसे कि डिस्ट्रक्शन होगी हाउस की, बट हमारी कोई वांट तो फुलफिल नहीं हुई ना। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल व्हेन अ हाउस कैचेस फायर, तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंजम्पशन बिकॉज नो वांट हैज बीन फुलफिल्ड। तो अब हमने कंजम्पशन पढ़ लिया क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन हो गया। अब हम लोग आएंगे व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सपोज हमें भूख थी, हमने एक एप्पल खाया, हमें उससे कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 100 यूनिट्स। हमें डिस यूटिलिटी कितनी मिली, 20 यूनिट्स। टोटल यूटिलिटी हमारी 100 ही है। अब हमने सेकेंड एप्पल खाया। अब जब हमने पहले एप्पल खाया था तो हमें बहुत ज़्यादा भूख थी, पर जब हमने सेकेंड खाया तो हमें भूख थोड़ी कम थी। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी 80, डिस यूटिलिटी होगी 40। जो टोटल यूटिलिटी है वो होगी 100 प्लस 80, 180। अब हमने थर्ड एप्पल खाया, अब हमें बहुत ही कम भूख थी, अब हमने 60 यूनिट्स मतलब हमें 60 मिली हमारी सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल खाने से, थर्ड एप्पल खाने से। डिस यूटिलिटी भी हमें 60 ही मिली और हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब एक पॉइंट जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और हमारी डिस यूटिलिटी इक्वल है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें कंजम्पशन को रोक देना चाहिए। मतलब जहाँ पे हमें उस चीज़ को कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पे भी लिखा होगा, हाँ देखो, थर्ड एप्पल है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 60 की, उसको डिस यूटिलिटी मिली पेइंग द प्राइस 60 की। तो उसको स्टॉप कर देनी चाहिए कंजम्पशन, क्योंकि यूटिलिटी इसकी जो हमें obtain हुई है वो डिस यूटिलिटी के इक्वल है। मतलब अब हम, मतलब अगर हम किसी चीज़ का प्राइस पे कर रहे हैं ना, तो हमें उसकी यूटिलिटी ज़्यादा मिलनी चाहिए, डिस यूटिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो इक्वल है तो हमें कंजम्पशन वही रोक देनी चाहिए। वरना क्या होता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, डिस यूटिलिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। जितनी जितनी डिस यूटिलिटी बढ़ेगी उतनी ही हमारी सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। अब अब आप देखो, जहाँ पे 6 एप्पल जब हमने खाए तो हमारी यूटिलिटी कितनी होगी, 0। हमें बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। डिस यूटिलिटी थी 120 और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम 300। अब जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली गई तो हमारी टोटल यूटिलिटी कम होने लगी। तो इसका मतलब है कि, हाँ, तो बेसिकली इसका मतलब है कि जब, अब जैसे कि जब हमने मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लिए तो मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हुई, पर अप टिल अ सर्टेन पॉइंट। देखो अब यहाँ तक तो 300 तक तो इंक्रीज हो रही थी, 300 पे आके रुक गई, 280 पे फिर कम होने लग गई। बट जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो कम ही हुई जा रही है। तो उसने बोला जब हम, जैसे हम, मतलब हम कितनी रोटी भी खा सकते हैं एक टाइम पे, 2 या 3, कभी कभी 1। तो उससे हमारी क्या होता है, हमारी जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती रहती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है। अब जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी तो हमारी टोटल यूनिट यूटिलिटी थी 300, 300 मतलब मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी -20 हुई हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू होगी। यहाँ पे भी ये लिखा है, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो बेसिकली जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश का मतलब है कम हो रही है। मतलब व्हेन वी कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी इट्स यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। तो इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग यूटिलिटी। अब आई होप कंजम्पशन समझ आ गया है, मार्जिनल यूटिलिटी समझ आ गया है। अब हम लोग आते हैं एंगल्स के लॉ ऑफ फैमिली एक्सपेंडिचर पे। तो एर्नेस्ट एंगल एक इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे, मतलब उन्होंने ना बहुत सारे फैमिली बजट्स पढ़े। फैमिली बजट्स जब उन्होंने पढ़े तो उन्होंने देखा, मतलब बहुत सारे कंक्लूजन्स पे आए वो, कि मतलब जैसे उन्होंने जब फैमिली बजट्स पढ़े उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस ली, उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाल ली और उन्होंने इन कंक्लूजन्स को नाम दिया है एंगल्स लॉ ऑफ फैमिली कंजम्पशन। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने बोला जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे परसेंटेज एक्सपेंडिचर नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ पे डिक्रीज होता रहता है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है परसेंटेज एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली सपोज करो अगर आपकी इनकम थी 2000 रुपीज़,
होप मतलब विजिबल है। हाँ, आपकी इनकम 2000 थी, आपने 1000 रुपीज स्पेंड करते थे अपने नेसेसिटीज पे, तो मतलब आप कितना स्पेंड करते थे? 50%। अब अगर आपकी इनकम 4000 है, अभी भी आप 1000 ही स्पेंड कर रहे हो, तो अब आप कितना स्पेंड कर रहे हो? 25%। तो उसका मतलब ये है कि जो नेसेसिटीज पे एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है। वो मतलब जो नेसेसिटीज पे एक्सपेंडिचर है वो अमाउंट में सेम है, क्योंकि हमारी मतलब हमारी नेसेसिटीज तो उतनी ही रहेंगी ना। वही चीज़ें हमने मतलब वही चीज़ें रहेंगी जो हमें नेसेसरी लाइफ में चाहिए, जो डेली यूज में चाहिए, चाहे हमारी इनकम बढ़े चाहे हमारी इनकम कम हो। तो उसका मतलब है, बट उसने हमें बोला अमाउंट सेम रहती है, बट जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर, अगेन आई एम emphasizing on the word percentage, जो हमारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होता है। देखो 50 से 25 हो गया जब इनकम बढ़ी। तो ये है हमारा एंगल का फर्स्ट लॉ। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कि जब हमारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर लग्जरीज पे कितना होता है। तो बेसिकली जब हमारी इनकम थी 2000, हमारा सपोज करो लग्जरीज पे एक्सपेंडिचर था 500, मतलब हम 25% स्पेंड कर रहे थे। बट अगर अब हमारा इनकम है 4000, तो अब हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, सपोज करो आप 2000। उसने हमें बोला द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरीज एंड अदर कल्चरल रिक्रिएशनल वांट्स इंक्रीजेस, क्योंकि पहले हमारे पास इनकम ही इतनी सी, सोर्स ऑफ इनकम इतना था या इनकम थोड़ी थी, तो हम लोग लग्जरी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हम 25% स्पेंड कर रहे थे। बट अब क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हुई है, अब हम लोग 2000 स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारा परसेंटेज एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएगा। एज फॉर लॉजिंग, रेंट या फ्यूल, उसने कहा कि जब जैसे कि रेंट के लिए, फ्यूल के लिए, इस सब के लिए जो हमारा एक्सपेंडिचर है ना वो सेम रहता है। और उसने हमें बोला वट एवर द इनकम मे बी, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग ऑल्सो स्टेज द सेम जनरली। लग्जरीज पे बढ़ेगा और परसेंटेज एक्सपेंडिचर नेसेसिटीज पे डिक्रीज होएगा इनकम जब बढ़ती है। उसके बाद क्लोथिंग पे सेम रहता है, फ्यूल, लाइट, रेंट पे भी सेम रहता है। अब इसके अंदर इट शुड बी केयरफुली नोटेड दैट इट इज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर विच इज मेंशन एंड नॉट द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उसने कहा कि ये जो इंक्रीज या डिक्रीज है ये परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर में, टोटल अमाउंट नहीं है। एक रिच मैन सर्टेनली स्पेंड करेगा बहुत ज्यादा। अब जैसे कि जब हमारे पास 2000 रुपीज थे, हम 1000 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, सपोज करो, तो मतलब हम 50% स्पेंड कर रहे थे। अब जब हमारे पास 4000 है, हम 2000 स्पेंड कर रहे हैं, हमारी टोटल अमाउंट तो 1000 बढ़ गई ना, पर परसेंटेज तो 50% ही है। तो बेसिकली उसने बोला कि हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज देखते हैं, और इस लॉ की यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। एंड ये इंडिया, ये फैमिली बजट्स हमने इसमें सबसे ज़्यादा पढ़े। तो बेसिकली ये पढ़ी है हमने एंगल्स के लॉ। तो अब हमने कंजम्पशन पढ़ लिया क्या क्या होता है, हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया क्या होता है, हमने एंगल्स के लॉ पढ़ लिए क्या होते हैं। तो अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये गॉसन ने दिए थे लॉ। तो सबसे पहले हमें साइंटिस्ट का नेम पता होना चाहिए, जब हम या इकोनॉमिस्ट का नेम पता होना चाहिए। और ये लॉ एक एक्सटेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हम पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब हमने यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, मैंने आपको डिमिनिशिंग यूटिलिटी भी बताया क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है जब हम लोग एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं, इस केस में एप्पल्स की बात हो रही है, और ये डिमिनिश होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, it was given by Gaussen, and according to this law, as one individual goes on consuming a commodity, the marginal utility obtained from its additional units goes on diminishing. As the individual goes on consuming a utility, apple is apple is something which we are consuming. जैसे जैसे हम एप्पल को एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, मतलब 2 3 4, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो इस लॉ में यही लिखा है, और इस लॉ की स्टेटमेंट एज इट इज याद करनी है।
अब इसके अंदर एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल वन मैन इज हंग्री स्टार्ट्स कंज्यूमिंग अ रोटी, द यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट द फर्स्ट, मतलब जब आपने पहले खाई आपको बहुत ही ज़्यादा भूख थी कि आपने पूरी खा ली, उसके बाद सेकेंड टाइम पे आपको थोड़ी कम भूख थी बट आपने खा ली, तो आपकी यूटिलिटी तो कम होगी ना, आपकी सेटिस्फेक्शन तो कम होगी। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। गॉसन के टू लॉज हैं, एक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड उसके बाद डॉक्टर मार्शल ने भी एक्सप्लेन करा था, उसने बोला द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase diminishes with every increase in the stock he already has। तो वो ये हमने एप्पल खाया, अब हमने ऑलरेडी एप्पल खा लिया था, वो हमारा एडिशनल स्टॉक है जो हम और एप्पल खा रहे हैं, तो उसकी यूटिलिटी कम होती रहेगी। और चैप मैम ने बोला था द मोर वी हैव ऑफ अ थिंग द लेस वी वांट एडिशनल इंक्रीमेंट्स ऑफ इट, और द मोर वी नॉट वांट टू हैव एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ इट। तो उसका मतलब है जब हमारे पास कोई चीज़ है हमें वो और नहीं चाहिए। और भी है, सैमुअल्सन ने बोला था जैसे जैसे अमाउंट ऑफ गुड इंक्रीज होएगी मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्रीज। मतलब बात सारी यही है कि जब हम एडिशनल चीज़ें खाएंगे कंज्यूम करेंगे हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। अब किसी भी लॉ को ना पढ़ने के वेज होते हैं, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है लॉ की स्टेटमेंट क्या है, फिर हमें पढ़ना होता है कि उस लॉ के अजम्पशंस क्या हैं। हाँ, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि किसी लॉ की स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद हमने पढ़ना है उसके एजम्पशंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसके बाद हमें पढ़ना है कि उस लॉ के फॉर्मूले क्या हैं, अगर कोई फॉर्मूला है या अगर कोई ग्राफ है तो वो क्या है। मतलब किसी भी अगर हमें कभी भी लॉ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है ना पेपर में, तो हमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। तो अब हमने लॉ की स्टेटमेंट पढ़ ली क्या है, लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि एडिशनल कमोडिटी जब हम कंज्यूम करेंगे तो फिर हमारी यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो अब हमने स्टेटमेंट कर ली है, अब हम आएंगे एजम्पशन पे। तो एजम्पशन में सबसे पहले आता है मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। उसने बोला कि यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं 1 में 2 में 3 में, और यूटिलिटी के मतलब कोई यूनिट्स है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है कि वो द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स क्वांटिटी रादर देन द क्वालिटीज ऑफ अदर कमोडिटीज। मतलब अगर एक एप्पल है तो उसकी अपनी ही क्वांटिटी पे यूटिलिटी डिपेंड करनी चाहिए रादर देन किसी और कमोडिटी की क्वांटिटी पे, जैसे मैंगो की पियर की नहीं, अपनी ही। तो पहली बात यूटिलिटी मेजर होनी चाहिए किसमें, मतलब यूनिट्स होने चाहिए उसके कोई, उसके बाद वो अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करनी चाहिए, उसके बाद कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अब देखो, अब अगर एक दिन है 24 आवर्स है तो हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हम 3 टाइम हमें भूख लगती है, या हम 3 टाइम कंजम्पशन करते हैं ना किसी चीज़ की, रोटी की, एप्पल की, फ्रूट्स की, मतलब हम कुछ भी खाते हैं हमारी हंगर की नीड 3 टाइम आती है। तो हम इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में नहीं कंसिडर कर सकते कि हमने सुबह एक खाई थी पर हमें रात को भी खा के उतनी ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो कंजम्पशन है ना वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अगर हम अभी एक बार बैठे हैं तो हमें एक बार बैठे में ही हम जितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होएगी। होमोजेनस होनी चाहिए यूनिट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एप्पल स्मॉल है एक एप्पल बिग है, या एक एप्पल ग्रीन एप्पल है, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए, उसकी सेम कलर होना चाहिए, शेप होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। इसकी एजम्पशन है कि जो मनी है ना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम रहती है, कि मनी जितनी आती रहेगी उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, लाइक वी मतलब वी वोंट फील डिसयूटिलिटी व्हेन वील गेट एडिशनल यूनिट्स ऑफ मनी। नो चेंज इन प्राइस, मतलब अगर एप्पल है वो पहले, अब जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना डिसयूटिलिटी का मतलब है हम प्राइस दे रहे हैं, हम एक एप्पल खरीद रहे हैं 20 रुपए का, मतलब हम एप्पल की डिसयूटिलिटी मिल रही है। जैसे अगर हमने 1 किलो एप्पल खरीदे 50 के, तो हमें एक एप्पल, पहला एप्पल खाने पे कितनी डिसयूटिलिटी मिली, दूसरा खाने पे कितनी मिलेगी, क्यों खरीदे हाफ, जैसे हमें था अगर हमारा 2 से पेट भर गया हमने क्यों खरीदे, हमें ½ KG लेने चाहिए थे, मतलब हमारी डिसयूटिलिटी बढ़ रही है। तो उसने वही बोला कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब सपोज करो अगर आपने फर्स्ट एप्पल खाया उसका प्राइस था 50 रुपीज पर KG, आपने सेकेंड एप्पल खाया उसका था 30, तो अगर आपका सेकेंड का प्राइस कम होगा तो आपकी डिसयूटिलिटी
और कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय, इसलिए फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो टेस्ट है, हैबिट्स है, फैशन है, वो सेम रहनी चाहिए। कि मतलब कोई जो इंडिविजुअल है उसके टेस्ट में, हैबिट में कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, जैसे कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक कप ऑफ टी है, मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए कोई। जैसे अगर एक एप्पल है तो उस एप्पल का वे कितना है, जैसे 20 ग्राम का अगर एक एप्पल है तो मतलब वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसके बाद जो नॉर्मल या मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल मेंटल कंडीशन, मतलब उसके अपने कोई प्री अजम्पशंस नहीं होने चाहिए। तो एजम्पशंस क्या थी हमारी लॉ की, कि यूटिलिटी मेजर होनी चाहिए, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी मनी की कांस्टेंट होती है, प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टेस्ट है, हैबिट्स है, और कोई मेंटल स्टेट जो है वो नॉर्मल है। अब हम आएंगे इसकी एक्सप्लेनेशन पर। अब देखो, अब जैसे कि हमने एक यूनिट कंज्यूम करा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी 10। सेकेंड रोटी से हम इसको रिलेट करते हैं, पहली रोटी खाई 10 MU मिली, सेकेंड खाई 8, थर्ड 6। अब धीरे 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 कम हो रही है और माइनस में जा रही है, तो इसका मतलब है एडिशनल यूनिट्स बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। अब इसका ग्राफ देखो, अब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे 10 पे मैक्सिमम थी, तो मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग, उसकी स्लोप धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंड अब हम आएंगे कि अब हमें इसकी एक्सेप्शंस भी करनी है। तो हमने एजम्पशंस कर ली, एक्सेप्शंस। अब आते हैं इसकी एक्सेप्शंस क्या है। तो जब हम आएंगे इसके एक्सेप्शंस पे, तो मतलब ये लॉ किस किस को वैलिड नहीं है, रेयर थिंग्स को, म्यूजिक को। रेयर थिंग्स को मतलब, अब देखो अगर हमारे पास कोई स्टैम्प है जो रेयर है, या कुछ ऐसा है जो म्यूजियम में रखा होता है, तो उसके ऊपर ये मैटर नहीं करता। द फोरमोस्ट एक्सेप्शन इज कि इट डज नॉट इम्प्लाई इन द केस ऑफ सर्टेन रेयर थिंग्स, जैसे कि स्टैम्प्स या कॉइन्स, दिस कैन नॉट बी रिगार्डेड जेन्युइन बिकॉज द assumption ऑफ होमोजेनिटी इज वायलेटेड। क्योंकि फिर होमोजेनियस की जो हमने assumption ली थी वो वायलेट हो जाएगी, क्योंकि मतलब बेसिकली जो रेयर थिंग्स है उसके ऊपर ये लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि एजम्पशन वायलेट हो जाती है। उसके बाद अब हम आते हैं म्यूजिक पे और पोइट्री पे। उसने हमें बोला कि जैसे जितनी बार हम गाना सुनते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मतलब अब अगर हमने पहली बार कोई सॉन्ग सुना, हमें वो सॉन्ग नहीं आता था, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम थी। बट जब हमें वो सॉन्ग पता होता है, मतलब हमें याद होता है, हम वाइब कर सकते हैं उस सॉन्ग के साथ, तो उसके बाद हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। तो ये इस पे भी वैलिड नहीं है। अब हम आएंगे एम्बिशियस पर्सन और गुड्स ऑफ डिस्टिंक्शन। डज नॉट अप्लाई ऑन एम्बिशियस पर्सन। एम्बिशियस पर्सन आर दोज हु विश टू बी मोर एंड मोर पावरफुल। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, अगर हमने किसी को पावर दे दी, तो अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। पर अगर किसी को ज़्यादा ही पावरफुल बनना है, तो उसको हम जितना देंगे, मतलब ग्रीडी पर्सन कह लो, एम्बिशियस पर्सन कह लो, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती ही जाएगी। अब सच पीपल boast of their prestige. As the power increases, they use more of their resource. But ये उसने बोला पर ये assumption correct नहीं है. Ambitious person use their resource for religious, social motives. So even for them, after a stage, the additional utility of, उसने हमें बोला कि क्योंकि वो अपनी अगर पावर आती है तो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक पॉइंट तक की इंसान संभालेगा, उसके बाद उसको उससे भी प्रॉब्लम होगी। तो मतलब उसने बोला कि इसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, बट हम इसको एक्सेप्शंस में ही लिखेंगे। अब हम आते हैं माइजर्स पे। अब अबाउट अ माइजर, इट इज स्टेटेड दैट एज द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, द ग्रीड फॉर मोर एंड मोर मनी इंक्रीजेस। अभी हमने उधर भी पढ़ा ना कि मनी पे ये मैटर नहीं करता, कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट ही रहती है। तो उसने हमें बोला उसकी ग्रीड बढ़ती है। अगर उसकी ग्रीड बढ़ेगी तो जो माइजर है वो ज्यादा पैसे स्पेंड करेगा, इसलिए इसको भी हम कहते हैं कि, एंड इसलिए इसको भी हम एक्सेप्शन तो नहीं बोल सकते। क्योंकि देखो अब जितनी हमारे पास मनी आएगी हम उतनी मनी स्पेंड करेंगे, लग्जरीज पे स्पेंड करेंगे, हमने अभी पढ़ा ये लॉज में, ईगल के लॉज में। बट हम लोग अभी भी इसको एक्सेप्शन में ही लिखेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू होती है। मतलब ऐसा नहीं होता अगर हमारे पास पहला 10 रुपये का नोट आया तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 100, अगर
अगर हमारे पास सेकेंड 10 रुपये का नोट आएगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 80 हो जाएगी, नहीं, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 120 होएगी, उसकी इंक्रीज करेंगे, एक पॉइंट के बाद ही डिक्रीज करती है मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम आते हैं पब्लिक गुड्स पे। अब पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना कि उनकी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज करती है उनके यूनिट्स की इंक्रीज से। मतलब अगर पब्लिक के लिए हमने 2 बसेस चलाई थी, अगर हमने 3 चला दिया तो पब्लिक को उससे फायदा ही होगा, तो इसका मतलब है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी। एंड अब हम आएंगे रीडिंग ऑफ द गुड बुक्स। ये रीडिंग से भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ती है। अब हम आएंगे डिसकंटिन्यूअस कंजम्पशन पे। अब मैंने बोला था अगर हम सुबह खाएंगे फिर रात को खाएंगे तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए कंजम्पशन डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये लॉ वैलिड नहीं है। अब हम आएंगे इनिशियल स्टेजेस पे। इनिशियल स्टेजेस अभी मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अगर सपोज करो आपने सुबह का कुछ नहीं खाया था, अब रात को रोटी खा रहे हो, तो आपको पहली जो रोटी में भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मतलब जब आप फर्स्ट खाओगे आपको 100 मिलेगी तो सेकंड में आपको 110 भी मिल सकती है। तो देयर इज नो रूल कि आपको सेकंड के अंदर 110 ना मिलके बल्कि 80 ही मिलेगी, तो इसलिए इनिशियल यूनिट्स पे ये इतनी वैलिड नहीं है। अब हम आते हैं ड्रंक यार्ड्स पे। This law is not applicable on drunkards. As more and more liquor is taken, the intoxication from additional units goes on increasing. तो इसका मतलब है अब आपने याद करना है कि ये इनिशियल स्टेजेस पे नहीं डिपेंड करता, डिसकंटिन्यूस कंजम्पशन पे, गुड बुक्स की रीडिंग पे, पब्लिक गुड्स पे, माइजर्स पे, और एम्बिशियस पर्सन पे, म्यूजिक पे और रेयर थिंग्स पे। मतलब आप इनमें से कोई भी 8 है ना, आप कोई भी 6 याद कर सकते हो। अब थिंग्स ऑफ डिस्प्ले। द प्रेजेंट लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डिस्प्ले फॉर, जैसे फैशन है या टेस्ट है तो उसके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोगों ने इसकी एक्सेप्शंस कर ली, इसकी एजम्पशंस कर ली, इसकी स्टेटमेंट कर ली। अब हम आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस पे। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस है सबसे पहले तो ये हमें इम्पोर्टेंस है कंजम्पशन पे। अब जब हमें पता है कि सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करेगी, और हमें ये भी पता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी और डिस यूटिलिटी मतलब जब प्राइस आपस में इक्वल होता है तो हमें कंजम्पशन वही रोक देनी चाहिए। तो हमें कंजम्पशन में हेल्प करता है, हमें पता चल जाता है जब हमारी यूटिलिटी और हमारी डिस यूटिलिटी इक्वल है, हम कंज्यूमर्स वहां पे स्टॉप कर सकते हैं अपनी कंजम्पशन। अब जैसे यहाँ पे लिखा है MU falls, so the customer should not go on purchasing one commodity and the consumer should purchase till the MU is more than price. The last unit should be at which MU is equal to price. वही मैंने अभी बताया। और उसके बाद है basis of law of demand. अब एक law of demand होता है which is very important and that law of demand का ये basis है, मतलब law of demand इसी पे based है, marginal utility पे। Variety in production and consumption. एवरी कंज्यूमर वांट्स वैरायटी, क्योंकि अगर हम सेम ही होमोजेनियस प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, इसलिए प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी हमें वैरायटी चाहिए। जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज में सामान बन रहा है, वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और हम कंज्यूमर्स भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे ताकि हमारी जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो जाए। इसके बाद अब हम लोग आते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन में, ये हमें इंपॉर्टेंस है। कैसे? अब किसी भी चीज़ की अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है तो उसका प्राइस कम होना चाहिए। If a producer wants to sell more, price has to be less because when the consumer purchases more, MU from the good falls and price equals to MU. अब उसका प्राइस इसलिए कम होना चाहिए ताकि उसका जो प्राइस है और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेकंड या थर्ड यूनिट पे इक्वल ना हो जाए, वो एटलीस्ट फिफ्थ या सिक्स यूनिट पे जाके इक्वल हो। बेसिस ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब टैक्स लगाने के लिए भी इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके ऊपर भी ये हेल्प करता है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम पे, कि वेजेस कितनी मिलनी चाहिए किसी को, जैसे रिच से वेल्थ लेके पुअर को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इन यूज क्या होता है? वैल्यू इन यूज का मतलब होता है एक्चुअल बेनिफिट जो हमें उस चीज़ से मिल रहा है, पर वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अब जैसे कि अगर कोई चीज़ है, अगर कोई आपका फेवरेट कलर की नोटबुक है, अगर पिंक कलर की नोटबुक है तो आपके लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है, बट एक्सचेंज में उसका प्राइस उतना ही है, 20 रुपीज़ ही है, वही ग्रीन का है वही ब्लू का है।
तो मतलब डिफरेंस होता है वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज में। और एक कस्टमर को समझना चाहिए कि वैल्यू इन यूज और वैल्यू इन एक्सचेंज दोनों को वो कैसे बैलेंस करके चले ना। फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर एक्सेट्रा एबंडेंट है सप्लाई में, इसलिए उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है पर उनकी वैल्यू इन यूज ज़्यादा है। ऑन अदर हैंड डायमंड्स वगैरह है, उनकी शॉर्ट सप्लाई है तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है और उनका प्राइस भी ज़्यादा है। अब हम आएंगे वैरायटी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वैरायटी इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, अब वैरायटी इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। मतलब अगर चीज़ें डिफरेंट तरह की प्रोड्यूस होगी, देखो अगर प्रोडक्शन में वैरायटी है तो ही कंजम्पशन में वैरायटी है, और इसके अंदर है अगर कंजम्पशन में वैरायटी है तो ही प्रोडक्शन में वैरायटी है। अगर कस्टमर्स को चाहिए ही नहीं डिफरेंट चीज़ें तो प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा डिफरेंट चीज़ें, इसलिए ये भी आपस में को लिंक्ड है। तो अब हमने इंपॉर्टेंस भी कर ली है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, वो है कि डज दिस लॉ अप्लाइज टू मनी, कि क्या ये मनी को अप्लाई होता है। अभी तो हमने बोला कि मनी को अप्लाई नहीं होता क्योंकि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कहता है कि क्योंकि मनी ज़्यादा आती है तो मनी स्पेंड भी ज़्यादा होती है, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट के बाद कम होती है। तो इसका एक्चुअल आंसर ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डू नॉट एग्री विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी। उन्होंने बोला when the law of diminishing marginal utility is applicable to all goods and services, how then it is possible that it does not apply to money? In fact, utility of money is never zero. उन्होंने बोला कि मनी की यूटिलिटी तो कभी जीरो होती भी नहीं है। Every man tries his best to earn the maximum amount of money. मतलब वो बहुत कोशिश करता है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, तो इसलिए money is to be taken an exception to the law. As man gets more and more money, the utility of money goes on decreasing. अब मतलब कि उसने हमें ऐसे बोला। अच्छा अब देखो, अब किसी रिक्शा पुलर के लिए 1 रुपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर कोई चीज, या जैसे इफ यू गेट योर क्लोथ्स आयरन्ड फ्रॉम आउटसाइड या बाहर से करवाते हो, तो उस वो भी अगर 0.5 है तो उसको वो राउंड ऑफ करके आपसे 1 ही लेगा क्योंकि उसके लिए उस 1 रुपी की वैल्यू ज्यादा है। बट आपके लिए उस 1 रुपी की वैल्यू इतनी नहीं है, मतलब आपके लिए वो यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट उसके लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज लेस इंपॉर्टेंस फॉर अ रिच मैन, यहाँ पे भी लिखे देयर इज लेस इंपॉर्टेंस फॉर अ रिच मैन एज कम्पेयर टू अ पुअर मैन। इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर अ पुअर मैन इज ग्रेटर एज ही हैज लेस स्टॉक ऑफ द मनी। क्योंकि पुअर मैन के पास मनी कम है, उसके पास स्कार्सिटी है मनी की, इसलिए उसके लिए यूटिलिटी ज्यादा है। बट जो रिच है उसके सपोज करो वो 200 की टिकट स्पेंड कर रहा है, पर जो पुअर है ना वो 50 की ही टिकट स्पेंड करना चाहेगा सेम जाने के लिए। अब जैसे कि इकोनॉमिक क्लास होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, तो वो मनी टू मनी डिपेंड करता है, मतलब किसका कितना बजट है, किसके लिए कितनी यूटिलिटी है मनी की। अगर जो पुअर है उनके लिए सबसे ज़्यादा है, मिडिल क्लास के लिए उससे ज़्यादा है और रिच के लिए सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि नो डाउट यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिशेस वेरी स्लोली बट नेवर कम्स टू बी जीरो। तो इसका मतलब है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाइज टू मनी, पर इसके अंदर एक ही एक्सेप्शन है कि इसकी जो डिमिनिशेस है ना, मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है और वो जीरो नहीं हो रही है किसी भी पॉइंट पे। जैसे रिच के लिए भी एक पॉइंट पे आगे जीरो नहीं होगी, मतलब एक रिच के लिए भी 2000 पे मे बी वैल्यू इतनी ना हो, 4 पे ना हो, पर जैसे उसको 20,000 10,000 स्पेंड करना पड़ेगा उसके लिए वैसे ही वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है मतलब वो कम होती रहेगी। तो इसका मतलब है अब हमने सब कर लिया जो हमें इस लॉ में पढ़ना था। हमने उसकी स्टेटमेंट कर ली, हमने उसकी डेफिनेशंस कर ली हैं, एजम्पशंस कर ली हैं, एक्सेप्शंस, इम्पोर्टेंस, और हमने उसकी मनी पे डिपेंड करता है या नहीं, और हमने उसका एक ग्राफ भी देख लिया कि यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है। अब हमारा अगला लॉ है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी।